भाई लोगों, आप सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की सीरीज क्राइम थ्रिलर पर आधारित है जो आपके दिमाग के छक्के छुड़ा देगी। अगर इस कहानी को समझने में थोड़ा समय दोगे तो यह आपको चरम सुख की प्राप्ति करवाएगी। नंदिनी ने तमंचे से गुणा की खोपड़ी में छेद करके उसे यमपुरी पहुंचा दिया। गुणा ने नंदिनी का बहुत शोषण किया था, जिससे परेशान होकर उसने ऐसा किया था। तभी लेडी हवलदार आकर उसे कोर्ट ले जाने लगी, क्योंकि आज उसके केस की हियरिंग है। उन्होंने उसे कहा कि शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं, जज साहब से तमीज से पेश आना, वरना तुम्हारी लंका लग जाएगी। भाई लोगों, गुणा को मारने से पहले नंदिनी ने अपनी सारी भड़ास उस पर निकाली थी कि तुम्हारी वजह से मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती, तुमने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। विरोधी वकील ने अदालत में कहा कि नंदिनी ने गुणा से परेशान होकर उसे मारा। यह बात समझ में आती है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि नंदिनी के पास वह रिवॉल्वर कहां से आई। नंदिनी ने सक्काराई चक्रवर्ती की सर्विस रिवॉल्वर ली और उसी से गुणा को निपटा दिया। यानी नंदिनी ने गुणा को मारने की पहले से प्लानिंग बना रखी थी। यह कोई सेल्फ डिफेंस नहीं था। इसलिए विरोधी वकील चाहता था कि नंदिनी को उम्र भर जेल में सड़ाया जाए। डिफेंस काउंसिल चिलप्पा बोलते हैं कि माना कि नंदिनी ने प्लानिंग के तहत गुणा को मारा, लेकिन गुणा 10 साल से नंदिनी का शोषण कर रहा था, तो क्या हो गया, नंदिनी ने प्लानिंग बनाकर उसे निपटा दिया। यह भी सेल्फ डिफेंस में ही आएगा। इसलिए वकील चिलप्पा जी ने अदालत से दरख्वास्त की कि नंदिनी को आईपीसी धारा 100 के तहत बाइज्जत बरी किया जाए। दोस्तों, पिछवाड़े को जमाकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से यह केस और भी पेचीदा होता जाएगा। अदालत ने कुछ दिनों के लिए फैसला टाल दिया और वकील चिलप्पा जी नंदिनी को सांत्वना देकर चले गए। सक्काराई को उम्मीद थी कि आज उसकी लवर बाइज्जत बरी हो जाएगी, इसलिए वह मिठाई भी लेकर आया था। लेकिन अदालत का फैसला आने तक नंदिनी को जेल में ही रहना पड़ेगा। नंदिनी वापस जेल चली जाती है और सक्काराई धामू से मिलता है। धामू वकील चिलप्पा जी के परिवार के सदस्य की तरह है और 18 साल से वह उनके साथ ही रह रहा है। वह त्योहारों की धार्मिक नाटक मंडली में काम करता है। उसका सपना है कि वह 14 साल तक छोटे मोटे रोल करने के बाद देवी माता का रोल करें। उसका यह आखिरी 14वां साल था, यानी अगले साल वह देवी माता का रोल करेगा, जिसे लेकर यह बहुत खुश था। फिर धामू, सक्काराई और वकील तीनों गाड़ी में बैठकर गांव में होने वाले त्योहार के लिए निकल जाते हैं। वकील चिलप्पा जी ने सक्काराई के पिताजी से मित्रता निभाते हुए उनके मरने के बाद सक्काराई को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर सब इंस्पेक्टर बना दिया। पर डिपार्टमेंट ने उस पर रिवॉल्वर की लापरवाही का केस बनाकर उसकी पोस्टिंग रोक ली। जल्द ही उसका यह केस सलट जाएगा और उसे पोस्टिंग मिल जाएगी, फिर वह यहाँ से चला जाएगा। सभी शाम को त्योहार में पहुंचते हैं और धामू धार्मिक नाटक मंडली में शामिल हो जाता है और धूमधाम से त्योहार शुरू होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फर्नांडिस तिरुवेंगडम और एमएलए तीनों मेले के टेंडर के लिए झगड़ने लगे। इस पर चिलप्पा का खोपड़ा सटक गया और उसने फैसला सुनाया कि फर्नांडिस, तिरुवेंगडम और एमएलए तीनों का मेले के टेंडर में बराबर का हिस्सा होगा। और इसके बाद भी ये झगड़े तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर इस मेले को ही बंद करवा दूंगा। भाई लोगों, चिलप्पा हमेशा से पूरे शहर की भलाई चाहता था और वह प्रतिष्ठित वकील था, इसलिए सबको उसकी बात माननी पड़ी। रात को घर आकर सक्काराई ने अपने मुंह बोले माता पिता के साथ खाना खाया और मुंह बोले भाई सुंदरन से भी मिला, जो 4 जिलों के लाइट हाउस का सुपरवाइजर है। सुबह धामू को नाटक मंडली में छोड़ने के बाद सक्काराई समुद्र किनारे बने चिलप्पा जी के कॉटेज में जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोलते। बहुत देर इधर उधर देखने के बाद सक्काराई खिड़की तोड़ अंदर झांक कर देखता है तो अंदर चिलप्पा जी मरे पड़े थे। वह उन्हें देखकर घबरा जाता है और पुलिस को फोन करता है। यहाँ के एरिया का सब इंस्पेक्टर मूर्ति आकर घर का दरवाजा खुलवाता है। छानबीन से सबको लगता है कि चिलप्पा जी ने सुसाइड किया है, लेकिन सक्काराई दिमाग लगाता है कि घर के दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे और चिलप्पा जी ने सुसाइड किया है, तो उनके हाथ में रिवॉल्वर होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। इसका मतलब किसी ने इनका खून किया है। कुछ देर में डीआईजी आते हैं और सब कुछ देख समझकर डीएसपी सर से बात करते हैं, तो डीएसपी यह केस सक्काराई को हैंडल करने का ऑर्डर देता है। यह ऑर्डर सुन असाई मूर्ति चौंक जाता है, क्योंकि यह एरिया उसके अंडर आता है। सक्काराई को डीआईजी सर अकेले में कहते हैं कि चिलप्पा की फैमिली असाई मूर्ति पर भरोसा नहीं करती, इसलिए डीएसपी सर ने यह केस तुम्हें सौंपने के लिए कहा है, यानी यह केस अनऑफिशियली तुम संभालोगे। डीआईजी सक्काराई और मूर्ति दोनों को अपनी अपनी ईगो साइड में रखकर मिलकर केस सुलझाने का कहकर चले जाते हैं। इसके बाद डीआईजी फर्नांडिस, तिरुवेंगडम, एमएलए और मंदिर के पुजारी जी को बुलाकर त्योहार को रोकने और चालू रखने के सिलसिले में मीटिंग लेते हैं। क्योंकि चिलप्पा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरा शहर उनकी इज्जत करता था। मीटिंग का नतीजा निकलता है कि त्योहार चालू रहेगा और चिलप्पा जी का अंतिम संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में समुद्र किनारे किया जाएगा।
इसके बाद चेलप्पा की पत्नी आती है जो जबरदस्ती कॉटेज में घुसकर अपने पति की डेड बॉडी देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे परेशान होकर असाई मूर्ति लेडी हवलदार पर भड़क जाता है कि उसने चेलप्पा की पत्नी को अंदर क्यों आने दिया। उसी दौरान सक्काराई को अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वह उस आवाज को फॉलो करता हुआ अंदर जाता है और जैसे ही कबर्ड को खोलता है तो अलमारी में एक लड़की बंदूक लेकर बैठी थी। सक्काराई ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह लड़की चेलप्पा सर का खून नहीं कर सकती क्योंकि वह कबर्ड में बंद थी और उसे किसी ने बाहर से बंद किया था। इसका मतलब कोई तो उसके साथ मिला हुआ है। मूर्ति और सक्काराई ने जेल में उस लड़की से मुलाकात की और पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन मिला हुआ है, किसने तुम्हें बाहर से कुंडी लगाई। लेकिन भाई लोगों, उस लड़की ने बिल्कुल भी जबान नहीं खोली। जेल में नंदिनी की एक बिमला नामक होमोसेक्सुअल दोस्त थी। नंदिनी ने उसे बताया कि उसके परिवार में कोई नहीं है, बहन नहीं रही, पापा जेल में है और माँ आश्रम में है। बिमला ने भी अपनी आपबीती सुनाई कि लड़का होते हुए भी बचपन से उसकी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी। घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो घर से भाग गई और लिंग काट कर अपने ही जैसे लोगों के साथ मिलकर अपना परिवार बनाया। उनकी बातें चल ही रही थी कि कोई दो औरतें जेल में लड़ने लगी। जब सरोजा ने झगड़े का कारण पूछा तो बताया कि एक ने सिगरेट चुरा ली और दूसरी ने उसका चिप्स चुरा लिया। उसी को लेकर दोनों लड़ने लगी, पर सरोजा ने उन्हें शांत कर दिया। मेले में सभी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए धंधा खोलना था और उसी की परमिशन लेने के लिए सभी पुलिस स्टेशन आए हुए थे। इन सब में नाटक करने वाला एक ग्रुप था जो सक्काराई का पहचान वाला था, इसलिए उन्हें आसानी से परमिशन मिल गई। नंदिनी ने बिमला से सरोजा के बारे में पूछा तो बिमला ने उसे बताया कि उसका एमएलए पति मर गया और उसकी सीट से दूसरी पार्टी से एमएलए बना। अगर नंदिनी अपने पति की जगह खड़ी होती तो आसानी से जीत जाती और सामने वाला नेता चुनाव हार जाता, इसलिए उसने चुनाव से पहले ही सरोजा को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। लेकिन सरोजा बिजनेस लेडी है, वह जेल में भी ट्रेनिंग सेंटर चलाती है और सभी उसकी इज्जत करते हैं। बिमला नंदिनी को लेकर सरोजा के पास गई। सरोजा जेल में बिगड़ी हुई औरतों को सुधारने का काम कर रही थी और उन्हें हाथ की कला से छोटे मोटे काम करके रोजी रोटी कमाना सिखा रही थी। वह जो पुलिस स्टेशन में नाटक करने वाला ग्रुप आया हुआ था, उन्होंने जेल में उस लड़की को देख लिया जो चेलप्पा के कॉटेज में रिवॉल्वर के साथ पकड़ी गई थी। उन्होंने उस लड़की को देखकर पहचान लिया। सुक्कू नाम की यह लड़की इनके ग्रुप में डांसर थी। सभी इसे मधुबाला के नाम से जानते थे, जो आसपास के इलाकों में बहुत फेमस थी। सक्काराई को उस नाटक मंडली से पता चला कि स्टेज पर और असल जिंदगी में उसका हुलिया बिल्कुल अलग अलग था। इस कारण उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था और जिस डांस ग्रुप में वह पहले काम करती थी, वह डांस ग्रुप अब बंद हो गया है। लेकिन सक्काराई को उसकी एक याक्षी नामी फ्रेंड के बारे में पता चला। नाटक मंडली से याक्षी का एड्रेस लेकर सक्काराई और मूर्ति दोनों याक्षी तक पहुंच गए। भाई लोगों, याक्षी आज भी महफिल में रंग जमा रही है। सक्काराई को उससे पता चला कि मुथु यानी मधुबाला यहाँ पर भी अपने काम से काम रखती थी, इसलिए याक्षी को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जब से त्योहार और मंदिरों में अश्लील डांस को बैन किया, तब से हमारी रोजी रोटी पर बन आई, इसलिए कुछ लड़कियां धंधा करने लगी, लेकिन मुथु ऐसी नहीं थी। वह हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई। मूर्ति ने जाते समय बताया कि मंदिरों और त्योहारों में अश्लील डांस बैन करवाने वाले वकील चेलप्पा ही थे और इस तरह के डांस करवाने वाला तिरुवेंगडम ही था। उसे भी चेलप्पा के उस कदम से तगड़ा नुकसान हुआ था। उधर जेल में नंदिनी को बार बार वह सपना सताता था जब उसने गुणा को निपटाया था। सक्काराई घर आता है और अपनी मुंह बोली मालती माँ से मिलता है। यहाँ दोनों वकील चेलप्पा जी को याद करके इमोशनल होते हैं। कुछ देर बाद धामू रोते चिल्लाते हुए आता है, यानी अब उसे भी पता चल गया है कि चेलप्पा नहीं रहे। मालती माँ ने यहाँ सक्काराई को बताया कि स्कूल चलाने वाली प्रियंबदा ने किसानों की जमीन हड़पी और उस पर स्कूल बनाया, लेकिन जब चेलप्पा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस पर कोर्ट केस कर दिया। लेकिन मूर्ति ने प्रियंबदा से रिश्वत लेकर किसानों को धमकाया, जिससे केस कमजोर पड़ गया। लेकिन चेलप्पा ने मूर्ति पर प्राइवेट केस करके उसे 6 महीनों के लिए सस्पेंड करवा दिया। सक्काराई ने मालती माँ को कहा कि मैं यहाँ की लोकल पुलिस की मदद के बिना केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी दी हुई हिदायत भी ध्यान में रखूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। सक्काराई सुंदर से मिला तो उसे सुंदर से पता चला कि चेलप्पा और तिरुवेंगडम दोनों चचेरे भाई होने के साथ साथ बचपन के अच्छे दोस्त भी थे। त्योहारों में डांस को बैन करवाने वाली बात को लेकर तिरुवेंगडम चेलप्पा से बहुत नाराज था। भले ही दोनों के बीच मतभेद थे, लेकिन रात को दोनों एक साथ मिलकर मजे से पार्टी किया करते। तभी इनको पता चलता है कि चेलप्पा को मारने वाली मुथु डांसर लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह बात मीडिया में लीक हो गई है, इसलिए डीआईजी मूर्ति और सक्काराई दोनों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। न्यूज चैनल वाला मरप्पन तो तिरुवेंगडम का नाम भी उछाल देता है। तिरुवेंगडम गुस्से से तमतमाता हुआ मरप्पन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने आया।
इस दौरान सक्काराई उनसे पूछताछ करने लगा और उस पर चैलप्पा को मारने का संदेह जताया, जिससे वह गुस्सा होकर सक्काराई को कहता है कि मुंह संभाल के बात करो, वह मेरा दोस्त था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक काले कोट वाली वकील लड़की बाथरूम में जाकर किसी तरह का डॉक्यूमेंट जला देती है। इसी तरह 7 अलग अलग लड़कियां अलग अलग जगह से पुलिस स्टेशन में आती हैं और सभी यही कहती हैं कि चैलप्पा का खून मैंने किया है। असाई मूर्ति डीआईजी का प्रेशर अपने हवलदार पर निकालते हुए उसे जोरदार तमाचा झड़कर कहता है कि साले तूने कुछ पैसों के लिए न्यूज वालों को खबर लीक कर दी। इतने में डीआईजी यहाँ पर आ जाते हैं। वह भी उन 7 सरेंडर करने वाली लड़कियों की खबर से चौंके हुए थे। अब मुथ्थू समेत 8 सस्पेक्ट लड़कियां थीं। डीआईजी सक्काराई को यह खबर मीडिया में लीक न होने देने का कहकर चले जाते हैं। मूर्ति और सक्काराई दोनों एक लड़की का बयान लेने लगते हैं। वह कहती है कि चैलप्पा सर ने मुझे अपने कॉटेज में बुलाया। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। मैं बहुत घबरा गई थी, तभी मैंने उनकी गन वहां देखी। मैंने गन उठाई और उनकी खोपड़ी में छेद कर दिया। अब भाई लोगों एक एक करके 7 लड़कियों ने यही कहानी सुनाई। साथ ही वे यह भी कहती थी कि चैलप्पा को मारते समय वे अकेली थी। अब भाई लोगों बड़े कंफ्यूजन की घड़ी आ गई थी। सक्काराई और मूर्ति दोनों ने अपने पिछवाड़े का दम लगा लिया, लेकिन 7 लड़कियों का आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा था। साथ ही साथ किसी के भी माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं थे। उधर जेल में नंदिनी को वार्डन से पता चलता है कि उसके वकील चैलप्पा जी अब नहीं रहे। वीडियो कॉल पर जज साहब ने नंदिनी को सांत्वना देते हुए कहा कि अगर किसी विक्टिम का वकील मर जाए तो उसका केस रिट्रायल में चला जाता है, इसलिए तुम रिट्रायल के लिए तैयार रहना। हवलदार गीता मूर्ति को फोन करके खबर देती है कि हम लड़कियों को आज शाम 6 बजे तक ही जेल में रख सकते हैं। इसके बाद हमें उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर करना होगा। भाई लोगों 7 लड़कियों के साथ मुथ्थू को भी विरुथुनगर डिस्ट्रिक्ट सटायू जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसी जेल में नंदिनी भी अपनी सजा काट रही थी। सभी लड़कियों को लेडी हवलदार नंगा करके चेक करती है और उधर नंदिनी को सक्काराई उन 8 लड़कियों के बारे में सब कुछ बता देता है और साथ ही उससे मदद मांगते हुए कहता है कि मैंने वार्डन को बोल दिया है कि वह उन लड़कियों को तुम्हारे ब्लॉक में शिफ्ट करेंगी। अब तुम यहाँ रहकर उनसे पता करो कि उनका आपस में क्या लिंक है। जैसे ही उस लिंक का पता चल जाएगा, चैलप्पा सर को मारने की उनकी वजह का पता चल जाएगा। खाना खाते समय नंदिनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन 7-8 लड़कियों को देखकर उसे ऐसा ही लग रहा था कि सभी एक दूसरे से अनजान हैं। रात को लेडी हवलदार 7 लड़कियों में से 2 लड़कियों को नंदिनी के होल में लेकर आती है। नंदिनी जल्दी से जाकर दरवाजे से पहरेदार को कहती है कि कल मुझे चैलप्पा सर से बात करनी है, मेरा नंबर रजिस्टर में लिख दो। पहरेदार कहती है ठीक है, लिख दूंगी, कल सुबह याद दिला देना। चैलप्पा सर का नाम सुनते ही वह लड़की नंदिनी से पूछती है कि तुम चैलप्पा को कैसे जानती हो। नंदिनी बताती है कि वह मेरे वकील थे। क्यों, क्या हुआ? लेकिन इसके बाद वह लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती और सो जाती है। सुबह सक्काराई सुंदर को ढूंढते हुए धामू के पास आता है। धामू कहता है कि मैंने ताबीज पहन रखी है, इसलिए मैं चैलप्पा जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकता। सक्काराई धामू के साथ मिलकर सुंदर को ढूंढने लगता है। जब सुंदर मिलता है तो उन्हें सुंदर से पता चलता है कि उसे इस बात का पछतावा है कि वह अपने पिता के जीते जी उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया। परिवार वालों और कुछ लोगों की उपस्थिति में चैलप्पा जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जेल में सुबह उन 8 लड़कियों में से एक लड़की नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करती है। उधर बाहर ब्रंदा नाम की बदमाश लड़की 2 लड़कियों की तरफ ताका झांकी करने के बाद सीधा उसके बाथरूम में प्रवेश करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन नंदिनी जाकर उस लड़की को बचा लेती है। जब वह बाथरूम वाली लड़की बाहर आती है तो ब्रंदा को अच्छा सबक सिखाती है। तभी लेडी हवलदार आकर सबको धमकाती है, लेकिन ब्रंदा यह कहकर चली जाती है कि यह रंडी आज से मेरा बिस्तर गर्म करेगी, जिसकी गांड में दम हो वह रोक ले। लेकिन वह लड़की नंदिनी को कहती है कि जाने दो दीदी, मैंने फ्री हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। यह सेक्स के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि सेक्स के साथ जो पावर और कंट्रोल मिलता है उसके लिए करती है। सक्काराई और मूर्ति दोनों सभी लड़कियों के फोन कॉल डिटेल, उनकी लाइव लोकेशन, उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो सब कुछ देखते हैं, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चलता। सक्काराई और मूर्ति दोनों प्रियंबदा मैडम से मिलने उसके स्कूल जाते हैं, जहां पर मूर्ति का बेटा भी पढ़ता था, लेकिन वह अपने दोस्तों के अमीर पेरेंट्स को देखकर अपने पिता से नफरत करने लगा था। दरअसल मूर्ति अपने बेटे को इस स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसने प्रियंबदा से रिश्वत के तौर पर अपने बेटे को फ्री में स्कूल में पढ़ाना स्वीकार किया था। जब मूर्ति और सक्काराई प्रियंबदा से मिलते हैं, उससे भी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। उधर जेल में नंदिनी मूपी नाम की लड़की से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहती है। दरअसल म्यूपी को साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक डिसऑर्डर की बीमारी होती है। इसमें मरीज झटकेदार हरकतों, त्वचा में झुनझुनी समन्वय संबंधी समस्याओं या दृष्टि या गंध में बदलाव हो तो इनसे ट्रिगर हो जाता है।
कभी कभी उसके साथ ऐसा होता रहता है। मूपी का हालचाल लेकर नंदिनी अपने सेल में चली जाती है, मगर जेल में नंदिनी अपनी जी जान लगाकर उन लड़कियों का राज निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे सभी लड़कियां बड़ी ढीठ और चालाक थीं। उधर चैलप्पा का अस्थि विसर्जन किया जाता है तो मालती मां सक्काराई को बताती है कि धामू ने चैलप्पा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपनी 14 साल की तपस्या को भंग कर दिया। उसने अपना ताबीज उतार दिया, जिससे अब उसे देवी माता का रोल करने के लिए फिर से 14 साल तक छोटे मोटे रोल करने पड़ेंगे। तभी सक्काराई के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह त्योहार के सिक्योरिटी इंचार्ज से धामू की लाइव लोकेशन का पता करके वहां पहुंच जाता है, जहां धामू सक्काराई को देखते ही भागने लगता है। भाई लोगों, सक्काराई उसका खूब पीछा करता है, लेकिन अंत में वह उसके चंगुल से बचकर भाग निकलता है। तभी नंदिनी सक्काराई को फोन करके बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन ये सभी लड़कियां अपने स्कूल टाइम में हॉस्टल में रहा करती थी। सक्काराई पुलिस स्टेशन जाकर धामू की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेजकर उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहता है। सक्काराई दिमाग लगाता है कि स्कूल टाइम में यह 12-15 साल की थी और उस टाइम पर उनकी स्कूल और हॉस्टल फीस किसने भरी थी, कोई तो होगा। तभी मूर्ति की एंट्री होती है और वह बताता है कि मैंने कुछ स्कूलों के टीचरों को धमकाकर उनसे इंफॉर्मेशन निकाली है कि इन लड़कियों को पढ़ने और स्कूल फीस देने का काम एक अप्लाइड सोसाइटी फाउंडेशन ट्रस्ट करता था, और वह ट्रस्ट किसी और का नहीं बल्कि प्रियंबदा मैडम का ही था, यानी उन लड़कियों का सीधा लिंक प्रियंबदा से है। सक्काराई प्रियंबदा के पास पहुंच जाता है और उसे सच बताने का कहकर धमकाने लगता है। प्रियंबदा कहती है कि एक दिन चैलप्पा मेरे पास आया था। मेरे स्कूल में फूड पॉइजनिंग के कारण एक लड़का मर गया था, लेकिन मैंने पैसों के दम पर बात दबा दी। लेकिन चैलप्पा ने इस बात पर सबूत इकट्ठा किए और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने 7 बच्चियों को मेरे पास लाया और कहा इनको दुनिया से छुपा कर रखना है, लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि मैं जब चाहूं इनसे मिल सकूं। मजबूरीवश मैंने भी उन लड़कियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। इसके बाद सक्काराई ने प्रियंबदा से पूछा कि क्या आप यही बयान कोर्ट में दे सकती हैं। प्रियंबदा ने कहा कि अब मेरा राज सबके सामने आ गया है, मैं ये बयान पूरी दुनिया के सामने दे सकती हूँ। उधर नंदिनी नींद से उठकर कहीं जाने लगती हैं और पुरानी बिल्डिंग की सहायता से ऊपर झरोखे की सहायता से बाहर देखती है कि वह सभी लड़कियां एक साथ बैठकर जोर जोर से रो रही हैं। भाई लोगों, इन 7-8 लड़कियों का क्या राज है? क्या हम जो सोच रहे हैं चैलप्पा को मारने का वही कारण है, या आगे कुछ ऐसा होगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा? अगर कहानी को आगे सुनना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अगला भाग लिखना ना भूलें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो अगला भाग जल्दी आ जाएगा।